बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर नंबर 4 के आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलें बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि कुछ दिनों तक यूट्यूब की ऐसी सेटिंग होने वाली है कि जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो वीडियोज़ नहीं देख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तमाम लेक्चर्स और बाकी चीज़ें मिलती रहें तो आप इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके सामने तरीका है, नीचे फजल एकेडमी के साथ लिखा होता है सब्सक्राइब, उसके ऊपर आप प्रेस करें, सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा और साथ बेल आइकन का साइन आएगा। तो टॉप पे जो साइन है उसके ऊपर आप प्रेस कर दें, तो इस तरह ये तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और आपको मेरी तमाम वीडियोज़ है वो मिलती रहेंगी और आप देख भी सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, find the magnitude and direction of the resultant of these forces acting on a block. A is 70 Newton along x-axis, 50 Newton at 30 degree with x-axis, 40 Newton along y-axis. तो देखें जी, फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कुछ लग रही हैं, वो तीन फोर्सेस बताई हुई हैं नीचे, ठीक है। इन तीनों फोर्सेस का आपने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तीनों को सम करना है तो आपके पास एक जो फोर्स आ जाएगी वो आपका रिजल्टेंट होगा। उस रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है ये आपने फाइंड करना है। तो डाटा नोट कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले जो ए में दी हुई है 70 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, इस फोर्स को हम F1 का नाम दे देते हैं। ये आप साइड पे देख भी सकते हैं। एक्स एक्सिस का आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और वाई एक्सिस का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो उसने कहा 70 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है कि ये 70 न्यूटन फोर्स की फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह उसने कहा बी में कि 50 न्यूटन एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इसको हम F2 का नाम दे देंगे इस फोर्स को। लेकिन बच्चों, ये उसने कहा है 50 न्यूटन है तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन एट 30 डिग्री, तो एक्स एक्सिस से आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो ये 10, 20 और 30 जाके ये आपकी फोर्स बन जाएगी, जिसको देखें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और डायग्राम में भी बताया आपको। इसी तरह जो नेक्स्ट सी में जो फोर्स है उसको हम F3 का नाम दे देंगे। वो फोर्स है 40 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये देख सकते हैं आप, अलोंग वाई एक्सिस 40 न्यूटन की फोर्स है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल समझ लें इसको, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स होते हैं तो इसलिए शायद आपको ये इतना आपने डायग्राम्स इनकी वो वेक्टर एडिशन से इस तरह का ड्रा नहीं किया होगा, तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे। लेकिन बाकी आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आसान हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, उसने कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड को बच्चों हम F और R मीन यहाँ पर रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए बच्चों हम थीटा का वर्ड यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं। थीटा हमने रिजल्टेंट फोर्स का फाइंड करना है तो ये थीटा R आ जाएगा। ये दो चीज़ें हमारा टारगेट है, इस प्रॉब्लम में हम इनको सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ये काम करना होता है कि हमें जो एक स्केल एडजस्ट करना है। ये आपको आस्ते आस्ते ये न्यूमेरिकल जैसे ही आपको कंप्लीट होगा आपको प्रॉपर सही समझ भी आ जाएगा। तो स्केल आपने एडजस्ट कर लिया है कि अगर हम कहें ये कह रहे हैं कि जो हम 10 न्यूटन को इक्वल कर रहे हैं जी 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब लाइक हमारे पास जो F1 फोर्स है वो 70 न्यूटन है, तो अगर सेंटीमीटर में वो की जाए तो वो, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो इसी तरह 70 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर के। इसी तरह जो F2 फोर्स है ये 50 न्यूटन की है, तो ये सेंटीमीटर में अगर बात की जाए देखें 10 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 20 न्यूटन कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 30 3 सेंटीमीटर, 40 4 सेंटीमीटर और 50 5 सेंटीमीटर, इस तरह। इसी तरह जो F3 है ये 40 न्यूटन है तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने इसे क्यों ये स्केल क्यों एडजस्ट किए, क्योंकि हमने इन फोर्सेस को ड्रा करना है, ठीक है, ड्रा करना है और फिर इनको जो हेड टू टेल रूल्स की मदद से हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये डायग्राम आपके सामने है। हमने जो F1 है, F1 क्योंकि उसने कहा था कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो नीचे देखें मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है यहाँ पर F1,
ये 7 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। अब आपको समझ आया होगा कि हम इसका स्केल क्यों चेंज कर रहे थे। अब आप देखें 70 न्यूटन को आप ड्रा तो नहीं कर सकते, तो आप 7 सेंटीमीटर को ड्रा करना आपके लिए आसान है। आप स्केल उठाएंगे और ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने अलोंग एक्स एक्सिस आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी फोर्स थी वो है जी 50 न्यूटन की, तो उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया, वो 5 सेंटीमीटर बनती है। तो उसको आपने थोड़ा सा 30 डिग्री पे जो है वो ड्रा करना है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि F2 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री पे ड्रा हुई हुई है। और इसको साथ मैंने कैसे अटैच की है, एक जो F2 फोर्स है इसका देखिए जो टेल है वो जो F1 है ना उसके हेड से जाके मीट करे, इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड पहले का हेड और दूसरी का टेल। तो ये देखें कंबाइन करने का इसका तरीका भी साथ साथ आप सीखें। फिर जो थर्ड फोर्स थी वो 40 न्यूटन की थी, यानी कि 4 सेंटीमीटर बन रहा था अलोंग वाई एक्सिस। तो देखें मैंने उसको अगेन ना यूं ऊपर सीधा ड्रा कर दिया वाई एक्सिस की तरफ, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी F3। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना बच्चों, वो होती है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से मीट करती है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मीट करता है। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया FR, और ये हमने फाइंड करना है। पहले तो बच्चों ये आपको ड्रा करना अच्छे से आता हो, आपको पता हो कि हमने किस तरीके से ड्रा करें, इसलिए मैं कह रहा था शायद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे क्योंकि आपने शायद इतनी इसकी प्रैक्टिस ना की हो। मुझे नहीं आइडिया कि आपने टॉपिक कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया मैं। तो अब बाकी आसान है, ये अगर आपको ड्रा करना आ गया तो अब देखें आपने क्या करना है, सिंपल स्केल की मदद से इस FR वाली जो लेंथ है ना, ठीक है, इसको आपने स्केल की मदद से देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जब आप मेजर करते हैं तो वो बच्चे आ जाती है 13.06 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये जो आपने लाइन प्रॉपर ड्रा करनी है, इनकी 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, इसी तरह 5 भी और 4 भी एग्जैक्ट ड्रा करने, तब आपका रिजल्टेंट 4 जी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा 13.06 सेंटीमीटर, ठीक हो गया बच्चे। ये आपका उसका फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड हो गया। अब हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, यानी कि थीटा भी फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि ये जो सेंटीमीटर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आप देखें इसको दोबारा से हमने न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें हमने सेंटीमीटर को जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो वो न्यूटन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो 10 न्यूटन है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो हमने जो फोर्स बतानी है वो सेंटीमीटर में तो जस्ट हमने ड्रा करने के लिए इसको अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट कर लिया था, बाकी आपने उसको वापस से उसका जो आंसर है वो न्यूटन में ही बताना है। तो आप वापस उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा 130.6 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाती है रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन मीन कि वो किस एंगल पे है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में देखें दोबारा से, ये मैंने छोटा सा लिखा हुआ है थीटा आर वो, और क्वेश्चन मार्क से आगे ये आपने एंगल देखना है कितना है। तो आपने सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से आपने इसको क्या करना है, यहाँ से मेजर कर लेना है कि कितना है। उम्मीद है कि आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना आता होगा डियर स्टूडेंट्स। मैं इस पर इंशाल्लाह जल्द ही वीडियोस भी बनाऊंगा, आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने जब मेजर किया तो ये 29.8 डिग्री है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने साथ लिखना है विद एक्स एक्सिस। कैसे पता चला कि ये जो एंगल है ये विद एक्स एक्सिस है? तो आप देखें ये जो एंगल बन रहा है इस रिजल्टेंट फोर्स का, ये किस एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है या एक्स एक्सिस के साथ है? तो ये देखें एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। सो हमने इसके साथ डायरेक्शन भी इसकी ये भी बता दिया है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस या विद एक्सिस है। तो ये बच्चे आपका क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। सन इज शाइनिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन, व्हाट इज स्पीड ऑफ शेडो ऑफ द प्लेन ऑन ग्राउंड। बच्चे पहले तो आप माइंड में इमेज करें कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से जी, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, बिल्कुल उसके ऊपर एक सन है, ठीक है, सन इज शाइनिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन, बिल्कुल उसके ऊपर। व्हाट इज स्पीड ऑफ शेडो, क्योंकि देखें जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लाइट पड़ रही हो, लाइक अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास एरोप्लेन है और इसके ऊपर जो लाइट है वो सन की है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो बिल्कुल ग्राउंड पे बनता है। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ, आप इंटरेस्टिंग है, आप जाके आज देखें, बल्कि प्रैक्टिस करें
कि आप एक कोई भी ना लाइट ऑफ कर लें रूम की, ठीक है, अपने कमरे की ना लाइट ऑफ कर लें, आप एक बॉल पॉइंट उठा लें, ठीक है, उस बॉल पॉइंट को अपने हाथ में रखें और ऊपर से मोबाइल की लाइट लगाएं, ठीक है, उस देखें कि उस बॉल पॉइंट का जो शेडो है वो कहाँ पे बन रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो शेडो कैसे है। ये इंशाल्लाह मैं इस पर एक और भी आपको चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट फर्दर। तो चलें अभी हम आपने इमेजिन कर लिया होगा, डाटा नोट करते हैं, अभी मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो देखें, एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ 200 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होगी v, यानी कि हमने लिख लिया जी 200 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल थीटा, यानी कि आपका 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा, व्हाट इज स्पीड ऑफ शेडो, यानी कि स्पीड ऑफ शेडो को मैंने vx का नाम दे दिया। इस कंसेप्ट को बच्चे आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैंने कैसे जो है इसको vx का है। तो ये आपके सामने सारी जो मैं आपको बता रहा था कि आप देखें, ये आपके सामने मैंने डायग्राम भी बना दिया है। तो देखें, जो एरोप्लेन है वो v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 60 का एंगल बना रहा है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक vx है जो x एक्सिस पे है और जो y एक्सिस पे है वो vy होगा। तो बच्चों उसने कहा है स्पीड ऑफ शेडो, मैंने स्पीड ऑफ शेडो को vx का नाम दिया, vy क्यों नहीं कहा, वैसे तो ये आपको बताना चाहिए था, लेकिन बच्चे मैंने vx इसलिए कहा क्योंकि आप देखें जो शेडो है वो कहाँ पे बन रहा है, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, सो दैट्स वाई हमने जो शेडो की स्पीड है वो vx फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी स्पीड ऑफ शेडो। अब जो शेडो बन रहा है वो y एक्सिस पे तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको हमने vx कंसिडर किया हुआ, ठीक है। तो चलें, अब उम्मीद है आपको ये फार्मूला आता होगा, fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये भी मैं से आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे आता है, आपकी बुक में ये प्रॉपर ये डिटेल गिवन है सारी इसकी। तो अब यहाँ पर बच्चे हमारे पास फोर्स तो नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पर पहले फोर्स लिखा था कि आपने क्योंकि बुक से फोर्स की फॉर्म में पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर F नहीं है बल्कि V है, ठीक है, तो और Fx को हम Vx कह देंगे, ठीक है, ये मैं दोबारा से लिख दिया, इसको आप दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप Fx को Vx बोल देंगे और सिंपल F को V बोल देंगे और आगे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने Vx चूंकि फाइंड करनी है, V आपके पास 200 है और cos थीटा की वैल्यू आपके पास 60 है, तो cos 60 इक्वल होता है बच्चे, ये आप देख सकते हैं 0.5 के, ठीक है, और 200 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। बच्चों बुक्स में मिस्टेक्स है, आई थिंक वहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ था, तो स्पीड जो है उसका यूनिट न्यूटन तो नहीं है, फोर्स है, तो ये आपने उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा चलें, ये आपकी जी स्पीड ऑफ शेडो इज़ 100 मीटर पर सेकेंड की आ गई है। अब इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम थी, अब देखिए आसान है, अब आस्ता आस्ता आपको मज़ीद समझ आना शुरू हो गई है। 70 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो बच्चों सबसे पहले डाटा नोट करते हैं कि 70 न्यूटन फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू 70 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट 60 डिग्री, तो थीटा कितना गिवन है जी 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट्स से मुराद फोर्स है, वो कहता है फोर्स के कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन आप उसके हिस्से समझ लें। तो फोर्स के दो ही हिस्से हैं, जैसे वेलोसिटी के आपने ऊपर दो हिस्से बनाए स्पीड के Vx और Vy, इसी तरह फोर्स के भी दो ही कंपोनेंट हैं, एक Fx और एक Fy, ये आपने दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी है बच्चे, ये आप सिंपल इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फार्मूला कैसे आता है, ये वैसे बहुत इजी है, अगर आप राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लें तो उसके थ्रू आप कॉस थीटा लिखें किसके इक्वल होता है तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। चले मैं इसका इंशाल्लाह अलग से भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास F जो है वो 70 न्यूटन है और cos थीटा आपके पास 60 डिग्री है, तो 70 इसी तरह लिखें, cos 60 आप चेक करें कैलकुलेटर पे 0.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें ये 35 न्यूटन आ जाएगा। अब इसी तरह आपने Fy अगर फाइंड करना है तो Fy इक्वल होता है Fy इज इक्वल एफ साइन थीटा। F आपके पास बच्चे 70 है और साइन थीटा आपके पास 60 है, तो ये 70 लिखें और साइन थीटा आपके पास 0.866 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60.6 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी। ये दोनों कंपोनेंट्स आपके फाइंड हो जाते हैं। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। देखें
अब जो आपका एफ एक्स कंपोनेंट जो आपने ऊपर फाइंड किया है ना, जो एफ एक्स वाला कंपोनेंट होता है जो एक्स एक्सिस पे होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और जो वाई पे होता है ना वाई एक्सिस पे उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये अभी दवा आपको गिवन है, पिछले न्यूमेरिकल में आपने फाइंड किए हैं, इसमें आपको गिवन है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ये एक बच्चे ने रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया था, आई थिंक मोहम्मद उस्मान नाम था उनका, जो पिछली एमसीक्यूज वाली वीडियो थी। तो देखें हॉरिजॉन्टल की जहाँ पर जो वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स है वो 3 न्यूटन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पहले लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले जिस तरतीब से बताया गया वही है, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास एफ वाई है और वो 4 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, और ये आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि एफ आपने फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल है, रिजल्टेंट फोर्स का आपके पास क्या फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू रूट एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। ये तो बहुत सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्केयर, प्लस इसी तरह एफ वाई की वैल्यू 4 है, 4 का स्केयर, 3 का स्केयर बच्चे 9 है, और 4 का स्केयर 16 है, 16 प्लस 9 करेंगे 25, और 25 का आप स्केयर रूट ले लें तो ये 5 आ जाता है। तो ये आपके पास 5 फोर्स है चूँकि, तो न्यूटन साल लिख देंगे, ये आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसी तरह नेक्स्ट एक और चीज़ भी इसकी फाइंड कर लें, डायरेक्शन, यानी कि आप थीटा वो किस एंगल पे है। ठीक है, हालांकि उसने स्टेटमेंट में कहा नहीं है वैसे, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं ताकि आपके साथ बच्चे अजान हो रही है, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि आपने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेनी है, यानी कि थीटा भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, जस्ट हालांकि उसने जस्ट कहा था रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, उस रिजल्टेंट फोर्स का हम यानी कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर रहे हैं, और इसकी हम डायरेक्शन भी यानी कि फाइंड करेंगे, थीटा भी। तो थीटा की क्या होता है, थीटा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और आपने एफ वाई आपके पास 4 है ओवर 3, तो ये 4/3 आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.33, इस तरह आप tan इनवर्स लेंगे तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आपके पास ना स्टेटमेंट कुछ यूँ भी आ सकती है, ये दोबारा से जस्ट समझाने के लिए दोबारा से मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये आपके पेपर में यूँ भी आ सकता है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट में भी क्लियर हो रहा है, बस अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, उसने कहा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करें। रिजल्टेंट फोर्स तब भी आएगी जब उसकी मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे, तो इसलिए हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी बच्चे 5। ये आपके सामने है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। 2 बॉडीज आर हैंगिंग बाय 2 कॉर्ड्स ऑफ रोप्स। ये आपके सामने डायग्राम है, देखें 2 बॉडीज़ हैं, एक M1 है और एक M2 है, वो हैंगिंग है, यानी कि टेंशन इन अपर कॉर्ड इज़ 500 न्यूटन। तो जो अपर कॉर्ड है उसकी टेंशन देखें उसमें कितनी है, जिसको वो TU बोल रहा है, यानी कि टेंशन इन अपर कॉर्ड, वो 500 न्यूटन है। और टेंशन चूँकि एक फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है तो इसलिए इसको यूनिट न्यूटन है। एंड लोअर कॉर्ड इज़ 200 न्यूटन है, उसमें जो लोअर कॉर्ड में जो टेंशन है वो 200 न्यूटन की है। फाइंड द मैसेज ऑफ बॉडीज। ये आपके सामने जो बॉडीज आपको नज़र आ रही है ना M1 और M2, इनका आपने मैस फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले डाटा नोट करते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो डाटे में सबसे पहले देखें उसने एक TU दी है, यानी कि टेंशन इन अपर कॉर्ड 500 न्यूटन है और टेंशन इन लोअर कॉर्ड 200 न्यूटन है। ठीक है, ये दो चीज़ें में गिवन है। और स्टेटमेंट में इसने कहा जी फाइंड दी मैसेज ऑफ बॉडीज़। तो मैसेज ऑफ बॉडीज़ यानी कि दोनों का मैस फाइंड करना है, M1 का और M2 का। तो बच्चों एज जस्ट हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं है कि डायरेक्ट हम मैस जो है फाइंड कर सकें जिससे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। ये आपको आता होगा W = mg, जो वेट का फार्मूला है। और यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, वेट W = m1। जब आप, क्योंकि दो मैसेज हैं M1 है और M2 है, जब आप M1 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने मैस को M1 कर देना है। ठीक है, M1 और G। ठीक है, ये ऊपर बाय मिस्टेक कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसी तरह जब आपने M1 फाइंड करना है तो G इधर आके W से डिवाइड हो जाएगा, आपका जो फार्मूला बनेगा M1 = W/G। यहाँ से बच्चे आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर जो वेट है हम M1 फाइंड कर रहे हैं, तो M1 जो यहाँ पर वेट है वो W इक्वल आ जाएगा TU -
TL। अब इसको मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ, आप परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं कैसे लिख दिया है। देखें, आपने मैच फाइंड करना है M1 का। देखें ये अपर डायग्राम में आप देखें M1 का। सपोज करें M1 की जगह आप हैं, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ बच्चों। सपोज कर लें M1 की जगह आप हैं, यहाँ पर हैंग हुए हैं, ठीक है, और उस बिल्कुल आपके नीचे एक और भी बंदा आपके साथ हैंग हुआ है, और कोई आपसे पूछ रहा है कि जी जो फर्स्ट पे है ना बंदा, यानी कि उसका मैच फाइंड करें। तो मुझे बताएं, अगर आपका मैच फाइंड करते हैं तो वो जो आपका मैच फाइंड होगा वो एक्चुअली आपका नहीं होगा, जस्ट आपका भी होगा और आपके नीचे जो बंदा है उसका भी होगा। तो हमने तो जस्ट M1 का बताना है, यानी कि ऊपर वाले का बताना है, तो नीचे वाले का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो वेट है वो वेट यानी कि ऊपर वाली टेंशन से नीचे वाली टेंशन माइनस करनी है, ठीक है। तो बच्चों माइंडिंग करना जस्ट समझाने के लिए आपको बताया। ये देखें TU माइनस TL, तो नीचे इसी तरह WG, और TU आपके पास 500 है और माइनस TL है जो 200 है। अब 500 से 200 माइनस करें, 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 30, और मैथ्स जो है वो KG है। बच्चे एक और भी चीज़ क्लियर कर दूँ, आपकी बुक में ना कुछ नंबरिंग आगे पीछे हुई है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है, ये शायद हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 था ना, तो इसका आंसर उन्होंने 7 के आगे जाके लिखा हुआ है। तो ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स है तो 30 kg इसका यूनिट आ जाएगा। इसी तरह जब हम M2 फाइंड करेंगे तो W इज इक्वल टू M2G कर देंगे, और M2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ये G इधर जाके डिवाइड हो गया W ओवर G, और M2 इज इक्वल टू W ओवर G ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने कोई माइनस शाइनस नहीं किया, सीधा सीधा लिख दिया M2, क्योंकि हमने नीचे वाले बंदे का मैच फाइंड करना है। नीचे वाले का जो भी आएगा वो उसका अपना ही होगा, क्योंकि उसके नीचे तो और उसके साथ कोई और वेट तो नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर, आप डायग्राम से भी एक दफ़ा फिर देख लें बच्चों, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ उनको समझाने की, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ये देखिए जस्ट हमने M2 का फाइंड करना है, तो M2 के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, तो लिहाजा कोई माइनस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर TL ओवर WG कर देंगे, और TL की वैल्यू आपके पास 200 है, ओवर 10 करेंगे तो ये आपके पास 20, मैथ्स है तो KG आप यूनिट लिख देंगे, तो ये आपके मैसेज फाइंड हो जाते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में आंसर्स हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना इससे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 6। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पिनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये आपने कंसिडर नहीं करना है इसको, ठीक है। ये जो 50 से पहले कुछ लिखा हुआ था, 20 लिखने लगा था। इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पिनर। तो बच्चे देखें, डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा कैलकुलेट द टॉर्क, तो टॉर्क का सिंबल आप ये देख सकते हैं, ये है टाउ सा, इसको हमने फाइंड करना है। ऑन अ स्पिनर ऑफ लेंथ, तो स्पिनर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यानी कि L जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। तो हमने चूँकि ऐसे यूनिट में प्रॉब्लम को लेके आना है, सॉल्व करना है, तो इसको क्योंकि न्यूटन जो फोर्स दी हुई है ना यहाँ पर न्यूटन, वो एक ऐसा ही आप समझ लें उसको। सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो आपने 100 से डिवाइड करना है, तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। अच्छा, L के साथ मैंने 1 लिखा है, ये आपको भी थोड़ी देर तक समझ आ जाएगा क्यों। और फिर आगे उसने क्या कहा जी, इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, अगेन कोई फोर्स दी है, तो इसको मैं F2 कह रहा हूँ, ये 50 न्यूटन है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पिनर, अगेन लेंथ दी हुई है, आप देखें, तो इसलिए मैंने, बल्कि इससे पहले देखें, इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन अप बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स जो है वो एक और दी हुई है F2, तो इसलिए हमने पहली को F1 कह दिया, दूसरी को F2 कह दिया। एंड व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्पिनर, तो L2, इसलिए हमने 1 2 क्लिक कर दिया था ताकि मिक्स ना हो। तो ये आपके पास कुछ डाटा है। आप देखें, इससे हमने टारगेट हमारा क्या है, एक तो टॉर्क फाइंड करना है और एक आपने लेंथ फाइंड करनी है दोबारा से। तो बहुत इजी है, आप पहले केस 1 को कंसिडर करें जो 1 1 वाले हैं। तो T का टॉर्क का क्या फार्मूला है, F1 क्रॉस L1। तो सिंपल है, आप देखें T आपने फाइंड करना है, तो F1 आपको 50 दी हुई है और L1 आपके पास 0.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 10। अब न्यूटन मीटर कैसे लिखा है, टॉर्क का देखें ऊपर फार्मूला फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ मीटर में होती है, तो मीटर, तो ये 10 न्यूटन में टॉर्क का आपका फाइंड हो गया। फर्स्ट टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड टारगेट आपने लेंथ फाइंड करनी है, अगेन आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, T इज इक्वल टू F2 और L2। आप सोच रहे होंगे कि F1 और L1 किया, ऊपर T1 नहीं किया, इसी तरह यहाँ पर F2 और L2 कर दिया, लेकिन T को आप टार्क को चेंज नहीं कर रहे। तो बच्चों उसने ऊपर ये स्टेटमेंट में यही कहा हुआ है
कि सेम, देखें उसने कहा सेम नट इज़ टू बी लूजन, तो जब नट सेम है तो उसका टार्क तो वही रहेगा, ठीक है, टार्क तो चेंज नहीं होगा, टार्क यही है, जस्ट फोर्स वो एक दफ़ा कम लगाई है और दूसरी दफ़ा उसने ज़्यादा फोर्स लगाई है, तो टार्क की वैल्यू सेम रहेगी जो आपने ऊपर फाइंड किया अभी। तो ये आपने एल फाइंड करना है, L2, तो F2 इधर आके डिवाइड हो गया और L2 आपके पास इक्वल आ गया T ओवर F2। और ये आपने टार्क की वैल्यू अभी फाइंड की थी वो 10 है और F2 आपके पास जो है वो 100 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर। देखिए ये मीटर में आंसर है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में लेंथ दोबारा से सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो हम मीटर को दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। आप सोच रहे होंगे ये हम क्यों कन्वर्ट करते रहते हैं, तो बच्चों जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम SI यूनिट्स में जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एक यूनिट SI हो और दूसरे कुछ और हो तो हम सबको एक जैसा स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आते हैं, तो फिर उनको सॉल्व करते हैं। और चूंकि फिर हमने आंसर वापस उसी, क्योंकि उसको अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट किया होता है, तो हमने जो आंसर देना है उसको वापस उन्हीं यूनिट्स में जिनमें उसने स्टेटमेंट में डाटा दिया होता है। सो इसलिए हमने मीटर को दोबारा से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है कि इफ़ नट इज़ लूजन बाय 90 न्यूटन मीटर टॉर्क, इस दफ़ा उसने टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है, यूजिंग अ स्पिनर ऑफ लेंथ भी दी हुई है, देन हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द स्पिनर, ठीक है। तो ये देखें, यानी कि इफ़ अ नट इज़ लूजन, एक नट लूज़ किया गया, उसके अंदर उसका टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है 90 न्यूटन मीटर, लेंथ उसकी कितनी थी स्पिनर की 30, आपने फोर्स कितनी अप्लाई की ये आपने फाइंड करना। टॉर्क देखें आपके पास 90 न्यूटन मीटर है और लेंथ आपके पास सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। देखें अब न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो मीटर ऐसा यूनिट है, अब एक बीच में जो है वो ऐसा यूनिट तो नहीं है सेंटीमीटर, तो इसलिए हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। बच्चों अब थोड़ी थोड़ी स्पीड भी लगा रहा हूँ साथ साथ, परेशान नहीं होना, ठीक है, जो चीज़ें ईजी हैं वहाँ मैं स्पीड लगा लेता हूँ। तो ये आपकी लेंथ गिवन थी, आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मच फोर्स आपने फाइंड करनी, ये डाटा जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। आप बहुत सिंपल है, आपके पास क्या फार्मूला होता है जी, T इज इक्वल टू F क्रॉस L, आपने F फाइंड करनी है, तो L जो है जहाँ पे F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा और F आपके पास इक्वल आ जाएगी बच्चे T ओवर L, ठीक है। तो ये अब आपके पास सिंपल है, टॉर्क का वैल्यू दी हुई है 90 है और लेंथ भी आपने फाइंड कर ली थी, वो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके 0.3, तो ये आपने दोनों को आप डिवाइड करेंगे सिंपल, तो ये आपका 300 फोर्स है चूंकि, तो न्यूटन साल लिख देंगे 300 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे ने, जो प्रॉब्लम नंबर 8 है इसको आपने देखना अभी, ठीक है। 2 masses 200 ग्राम एंड 50 grams are hanging at position 60 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड। देखिए आपके सामने नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको एक रॉड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रॉड में देखें कि 2 मैसेज भी हैं साथ, एक M1 है और एक M2 है। जो M1 है वो देखें रेड कलर का है, जो M2 है वो ग्रीन में है। तो उसने भी यही कहा जी कि अब 200 ग्राम एंड 50 ग्राम 100 कह रहा हूँ 50 ग्राम आर हैंगिंग एट पोजीशन 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो 200 वाला है वो 60 पे है और जो 50 वाला है वो 70 पोजीशन पे। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, 2 मैसेज हैं। वेयर शुड बी थर्ड मैस ऑफ 150 ग्राम बी पोजीशन टू बैलेंस दिस रॉड। आप यूँ समझें कि यहाँ पर 3 बंदे हैं, ठीक है, एक का मैस जो है वो 200 ग्राम है, एक का मैस जो है 50 ग्राम है और एक का मैस 150 ग्राम है। जो दोनों मैंने 200 वाला और 50 वाला उन्होंने उन दोनों को इस तरफ उन्होंने अटैच कर दिया, ये आप समझ लें कि जी आप एक झूले पे बैठे हुए हैं। अब वो कहते हैं जो तीसरा बंदा है वो कहाँ पे बैठे जाके ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए ये मीटर रॉड। तो ये आपने वो तीसरे बंदे की पोजीशन बतानी है कि अब उसे कहाँ पे बैठना चाहिए ताकि ये जो रॉड है ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो बच्चों कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं कि उसे कहाँ पे बैठना चाहिए, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी, आप देखते हैं आगे बच्चे। ये आपके पास मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। चेंज क्या किया है मैं जस्ट समझाने के लिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा और भी लिखी हैं, ठीक है। देखें एक मिनट, तो देखें जी यहाँ पर हमने क्या किया। सबसे पहले बच्चों आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो M2 मैस है जो ग्रीन वाला है वो सेंटर से कितने फासले पर है, यानी कि 50 से लेकर वो आगे 60 पे है, तो कितना फासला बनता है। 60 से आप 50 माइनस करें तो वो 10 बनता है।
तो इसकी जो लेंथ है L1, देखें मैंने इसलिए उसको कह दिया, इसको नीचे मैंने रेड में वो लाइन सी लगाई है, वो 10 सेंटीमीटर है। अब M1 का डिस्टेंस देखते हैं कि वो सेंटर से कितने फासले पर है। सेंटर 50 से लेकर 70 तक है, तो 70 माइनस 50 करें तो ये 20 आ जाता है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया है L2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये बात अब क्यों लिखी है आप ये आपको समझ आ जाएगी। अब दोबारा से अब डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बच्चे 3 मैसेज हैं, एक 200 ग्राम, एक 50 ग्राम, एक 150 ग्राम। ठीक है, तो देखें मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया जी M1, जो पहला है उसको मैंने M1 कह दिया, वो 200 ग्राम का है। अब ग्राम को चूंकि हमने कन्वर्ट करना है केजी में, यानी कि SI यूनिट में, तो 200 ग्राम को आप जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 kg आ जाएगा। अब दूसरा मैथ बच्चे आपके पास 50 ग्राम का था, उसको मैंने M2 का नाम दिया और इसको भी मैंने एज इट इज़ 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.05 kg आ गया। अब जो तीसरा मैच था वो 150 ग्राम का था, उसको मैंने M3 कह दिया और इसको भी मैंने 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.15 kg आ गया। पहले मैंने तीनों मैसेज जो है ना वो डाटा नोट कर लिया तीनों का। अब तीनों की हम लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ से मुराद के वो सेंटर से कितने फासले पर हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दोबारा से ये बताया भी था L1 और L2। तो जो M1 है उसका वो L1 होगा लेंथ, यानी कि वो कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो वो 10 सेंटीमीटर बन रही थी। मैंने आपको भी समझाया भी था कैसे 10। ठीक है, तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है। जब 10 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.1 मीटर। यहाँ पर बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि हम प्रॉब्लम को जो उसकी पोजीशंस बता रहे हैं ये फ्रॉम सेंटर से हमने कहा है। सेंटर से जो M2 है ना ग्रीन कलर वाला, वो सेंटर से 10 मीटर के फासले पर है। ठीक है, इसी तरह L2 आप लिखेंगे, L2 जो है वो सेंटर से 20 मीटर के फासले पर है, तो वो 20 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह अब L3 हमें नहीं पता, यही तो हमने बताना है कि उस L3 को कहाँ पे रखें कि वो मीटर जो है वो बैलेंस हो जाए। तो L3 की पोजीशन हमने बतानी है और पोजीशन हम सेंटर से ही बताएंगे। जैसे हमने ऊपर वाले दोनों का सेंटर से बात की है तो इसकी सेंटर से ही बात करेंगे। तो देखें अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर बच्चों आपके पास फार्मूला एक बनेगा, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, मैं आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होना बच्चे आपने। पहले आप ये देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने जो एंटी क्लॉक वाली जगह पे नीचे लिख दिया, क्योंकि देखिए टॉर्क का क्या फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस L, तो मैंने उसकी जगह लिख दी है जी F और L। ये साथ दोनों के साथ 3 क्यों लिखा है ये बात मैं आपको समझाता हूँ। फिर इसी तरह देखिए इज इक्वल टू टॉर्क जो क्लॉक वाइज वाला है उसके नीचे मैंने 2 फार्मूले लिख दिए हैं, FL प्लस FL, और दोनों के एक के साथ 1 1 लिखा है, एक साथ 2 2 लिखा है। अब देखें, अब हम देखते हैं कि टॉर्क जो एंटी क्लॉक वाइज, इन तीनों 3 बंदे हैं ना, 3 मैच हैं, तो तीनों में से कौन सा मैच जो है वो एंटी क्लॉक वाइज जो है रोटेशन करवाता है। तो डायग्राम पे आए आप ज़रा देखें, जो अब तीसरा बंदा होगा वो आपके यानी कि लेफ्ट साइड पे होगा, तो वो जब लेफ्ट साइड पे बैठेगा तो इस तरफ ये जो मीटर रॉड है नहीं वो यूं एंटी क्लॉक वाइज में मूव करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का पता होगा। तो एंटी क्लॉक वाइज जो रोटेशन है वो कौन प्रोड्यूस करवाएगा, मैथ 3। तो इसलिए हमने एंटी क्लॉक वाइज में देखें जहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था वहाँ पे हमने एंटी क्लॉक में जाके 3 लिखा है साथ। और जो क्लॉक वाइज रोटेशन है इसका जिम्मेदार कौन है, जो दोनों पहले बंदे हैं M1 और M2। कैसे, ये देखें, ये डायग्राम में आप देखें, ये जो M1 और M2 है, ये जैसे ही जब इनका वेट इधर पड़ेगा तो ये जो रॉड है वो यूं नीचे की तरफ मूव करेगा, तो नीचे की तरफ जैसे ही मूव करेगा तो ये इस रोटेशन को बोलते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। तो इसका मतलब है M1 और M2 ये इनका लिंक है क्लॉक वाइज से। तो ये इसलिए बच्चों हमने ये दोनों चूँकि हैं 1 भी और 2 भी, इसलिए हमने 2 लिख दिए हैं पे। अब आपने क्या करना है, चूँकि F किसके इक्वल होता है, F यहाँ पर हमारे पास हम उसको कंसिडर कर लेंगे वेट में, क्योंकि हमारे पास मैसेज गिवन है तो हम एक्चुअली उस तरफ जा रहे हैं मैथ्स की तरफ। तो F इक्वल होता है W के, तो F की जगह हमने W कर दिया, बाकी L3 इसी तरह, और यहाँ पर भी हमने F1 की जगह W1 और F2 की जगह W2 कर दिया। अब W किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के, mg, m के साथ हमने 3 लिखा, g क्योंकि वैल्यू सबके लिए सेम होती है तो वो इसी तरह सिंपल g लिखेंगे L3। और यहाँ पर देखें W1 की जगह हमने M1g कर दिया और W2 की जगह M2g कर लिया। इस विषय को आप इसको थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके अंडरस्टैंड कर लें। फिर देखें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि M3g L3 इसी तरह लिखा,
दूसरी साइड पे जी दोनों में कॉमन है क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है, तो हम जी को कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा M1L1 प्लस M2L2, और जी को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बाकी रह जाएगा M3L3 इज इक्वल टू M1L1 प्लस M2L2। अब आपने क्या करना है, इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी। M3 आपके पास आप ऊपर देख लें वो वैल्यू है जी 0.15, और L3 चूँकि आपने देखें L3 मतलब कि उसकी पोजीशन तीसरे बंदे की कहाँ पे थी, ये आपने फाइंड करना था। बाकी M1 आपको गिवन है 0.2 और L1 भी गिवन है 0.1, इसी तरह M2 आपके पास है 0.05 और L2 है जी 0.2। आपने नेक्स्ट क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपने 0.15 इसी तरह लिखा, L3 भी इसी तरह लिख दिया, इज इक्वल टू 0.2 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02, प्लस इसी तरह 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो ये 0.01 आ जाएगा, और आपने उसी तरह लिख दिया, और इस तरफ आपने 0.02 को प्लस किया 0.01 में तो ये 0.03। चूँकि आपने L3 फाइंड करना है तो बच्चे L3 के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो 0.15 है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा यूँ, L3 इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाई 0.15, इसको आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर, क्योंकि आपने जो वैल्यूज़ पुट की हुई है वो मीटर में वाली है, मीटर में आपने कन्वर्ट करके तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। चूँकि आपने दोबारा से स्टेटमेंट में तो सेंटीमीटर गिवन था, तो हमने इसको दोबारा से सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को आपने इसको 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, ये जो आप लेंथ आपने जो फासला बताया ना, तो तीसरे बंदे को कहाँ पे होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर के फासले पे, लेकिन ये फासला कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से। ये बहुत बड़ी कंसेप्चुअल है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो ये सेंटर से फासला है, क्योंकि हमने जो डाटा नोट किया था वो सारी L1 और L2 वो सेंटर से लिया था, तो इसलिए ये भी सेंटर से ही आएगा। इसका मतलब है जो तीसरा बंदा है उससे सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका कहाँ पे बनता है, तो ये आपके सामने डायग्राम है। अब सेंटर से देखें लेफ्ट साइड पे आपने 20 सेंटीमीटर मजीद मूव करके जाना है, तो आप जब 40 पे आएंगे तो अभी 10 मीटर कवर 10 सेंटीमीटर कवर हो गया, फिर 30 पे जाएंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो थर्ड वाला बंदा है 150 ग्राम वाला, उसको 30 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे होना चाहिए, तब ये मीटर रॉड जो है वो बैलेंस रहेगा। अदरवाइज इसका एक और भी तरीका था, लेकिन हम उसमें नहीं जाते कि जी सारे की वैल्यू फाइंड करें, और इसमें से और वो भी है कि आप अगर देखें ये लेफ़्ट साइड पे कितनी फासला बन रहा है, 0 से लेकर ये 50 तक, सेंटर तक 50 में से आप अगर यानी कि 20 माइनस कर दें तो 30 आता है। अब आपने ये जो 30 आ रहा है ये 30 0 से देखना है, 0 से 30 कहाँ पे बनता है, पोजीशन वही बनती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को सेंटर से देख रहे हैं, तो इसलिए हमने फिर ये ज़रूरत नहीं है हमको वो फाइंड करने की, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। ये बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी कह दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ अपडेट्स आने वाली हैं जिसमें सेटिंग्स में आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि आप फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो शायद आप वीडियोस ना देख पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कैसे करना है ये आपके सामने है। तो चलें स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। A steering wheel of diameter 2 feet is rotated by two equal and opposite forces, each of magnitude 10 Newton. What is couple arm? Calculate the moment of couple. लेकिन डाटा नोट करते हैं। A steering wheel of diameter 2 feet. अब एक स्टेयरिंग व्हील है, मैं आपको अभी डायग्राम भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। A steering wheel of diameter 2 feet. डायमीटर को बच्चों हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर कितना है जी 2 फीट का। अब बच्चे देखें मैंने 2 को एज लिखा और फीट की जगह मैंने लिख दिया 30.48, क्योंकि एक जो फीट है बच्चे वो इक्वल होता है 30.48 के, लेकिन जो आप नॉर्मली आप स्केल यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 30.48 है। तो हमने एग्जैक्ट यूज़ करनी है यहाँ पे। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60.96 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने यानी कि फीट को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को भी आगे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। आप इसको सिंपल सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाते हैं
तो आप क्या करते हैं बच्चे, जब आप देखें सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं ना, तो आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास 0.61 मीटर आ जाएगा। अब ये आप एक दफ़ा डायग्राम भी साथ साथ देख लें, लेकिन डाटा देखें। सेकंड पॉइंट उसने दिया था जी कि इज़ रोटेटेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये फोर्सेस मैं बताता हूँ। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, न्यूटन से पता चला कि ये फोर्सेस हैं, और साथ उसने ऊपर बताया भी था। तो ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन की है, ये अपने फाइंड करनी है। उसके बाद उसने कहा व्हाट इज़ कपल आर्म, कपल आर्म आपने फाइंड करना है, एंड कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ कपल आर्म, या मूवमेंट ऑफ कपल भी आप कह सकते हैं। ये आपका डाटा था। अब ज़रा आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। डायग्राम में देखें, ये आपके सामने एक स्टीयरिंग व्हील है, इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। यही फोर्सेस इसको बोलते हैं कपल। दो फोर्सेस है ना, तो कपल मीन दो, तो ये आपका दो फोर्सेस कपल एक बना रही हैं। अब इसका जो बीच में जो फासला है, ये आप जिसके ऊपर डी लिखा हुआ है, ये डायमीटर होता है। देखें एक सर्कल है ना, सर्कल का जो पूरी एक लाइन इसको कट कर रही है मिड में से, ये एक डायमीटर बन जाता है, ठीक है। और डायमीटर जो है ये दो रेडियस है, यहाँ पे अगर उसको मजीद कट किया जाए तो दो रेडियस बन जाते हैं, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका डायमीटर है। डायमीटर का कंसेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर होगा। हमने फाइंड क्या करना है, कपल आर्म। तो बच्चों कपल आर्म इसी को ही बोलते हैं। ये जो डायमीटर वाली लाइन लगी हुई है ना, इसी को, यही कपल आर्म भी यही होता है। तो देखें आपने क्या किया यहाँ पर, हमने कि कपल आर्म इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। ये बाद में आपको समझाता हूँ। देखें पहले आप डायग्राम में देखें, ये जो दो फोर्सेज हैं जो मैंने खुद नीचे बनाए हुई है, इसमें देखें जो ऊपर मैंने डॉटेड लाइन के ऊपर लिख दिया कपल आर्म। जो कपल आर्म है इसी लाइन को बोलते हैं। ये जो आर्म है ना, इसी को कपल आर्म कहते हैं। और ये कपल आर्म देखें, डायमीटर जितना डायमीटर है वो 0.61 मीटर है। इसका मतलब है कपल आर्म और डायमीटर दोनों इक्वल हैं, एक ही बात है, ठीक है। और कपल आर्म कहाँ पे है, वो दो फोर्सेस के दरमियान में है। और जो दो फोर्सेस के दरमियान में है, वो देखें जो कपल आर्म की जो लाइन है, ये फोर्सेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 का। तो इसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने वर्ड में लिखा है कपल आर्म इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके परपेंडिकुलर है, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, उन फोर्सेस के दरमियान है, और 90 का एंगल बना रही है। जब कोई भी चीज़ 90 का एंगल बनाती है तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हमारे पास चूंकि कपल और डायमीटर की वैल्यू एक ही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कपल आर्म की वैल्यू होगी वो 0.61 मीटर ही होगी, क्योंकि दोनों सेम जो हैं। अब हमने इसको सेंटीमीटर में अगर बताना है, तो ये हमारे पास, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 61 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटीमीटर में बताएं या मीटर में बताएं। आप किसी एक यूनिट में ही बता सकते हैं जिसमें आप मीटर में फाइंड कर रहे हैं। बेशक ज़रूरत नहीं है आप बेशक सेंटीमीटर लिखें ना लिखें आगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट था मूवमेंट ऑफ कपल आर्म। तो बच्चों मूवमेंट ऑफ कपल आर्म का फार्मूला क्या होता है, F/D, ठीक है। अब F आपके पास गिवन है वो 10 है, और D आपके पास डायमीटर यानी कि जो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया वो 0.61 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.1 न्यूटन मीटर। अब देखें ऊपर फार्मूले में देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डायमीटर का यूनिट है मीटर, तो इसलिए ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। बच्चों कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं इसलिए माजूर चाहता हूँ इसके लिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हमारी एक बड़ी सी यानी कि यूट्यूब के ऊपर हमारी एक क्लास बन जाए, जो हमारे सारे हम स्टूडेंट्स और टीचर यानी कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान भी हैं क्योंकि नई बुक है तो इसका सलूशन कहीं से नहीं मिल रहा, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, उनका भी भला करें, ठीक है, उनका भी फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।